साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं जो जुड़ा हुआ है जीएसटी से, आईटीसी क्लेम से, सेक्शन 74 जीएसटी से। और टॉपिक है तो बहुत सिंपल बट है कॉम्प्लिकेट, क्योंकि जीएसटी किसी के आज तक पल्ले नहीं पड़ा है। भाई कानून है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये गब्बर सिंह टैक्स है, कहने वाले कई बातें कहेंगे, पर हमें उनकी बातों पे नहीं जाना है। हमें सिर्फ पढ़ना है कानून, उसकी कंप्लाइंसेस, और जब भी एरर आएगा तो उस कंडीशन में हमें कैसे रेक्टिफाई करना है उन स्थितियों को जो हमारे एडवर्स हैं। क्लियर है साथियों, हम गलत नहीं हैं, पर जो भी हमें सीखने को मिलता है वैसे हम अप्लाई करते हैं, अल्टीमेटली जो है नुकसान हम खा जाते हैं। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है कि कोई कंपनी है जिसके पास जीएसटी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। इसने जो है आईटीसी क्लेम लिया। आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट, और चूंकि ये एक्सेस में था, करीबन 2 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट था। तो इस पर जो है इंक्वायरी होल्ड हुई, तो ये माना अथॉरिटीज़ ने कि गलत तरीके से इस कंसर्न आईटीसी को लिया गया है, यूटिलाइज किया गया है, तो उसको रिफंड करने के, पर इस पर जो पेनल्टी बनती है उसको देने के जो है आदेश दिए गए। मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुंचा और अल्टीमेटली सब कार्रवाइयाँ जो है फेस करी कुछ कंसर्न कंपनी ने। पर साथियों इतना आसान नहीं होता है एक कंपनी के लिए लिटिगेशन को फेस करना, क्योंकि जो भी एलिस्ट आरोप होते हैं किसी कंपनी में वो 1000, 2000, 3000 के नहीं होते हैं। वो आरोप होते हैं 2 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के। तो कैसे फेस करती हैं ये कंपनियाँ, किस तरह से मुकदमों को लड़ती है, क्या पॉइंट इनके पास में होते हैं, किस तरह से इनकी बनती है स्ट्रेटजी, ये आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट एजेंडा है। और ये बीमारी है कि आईटीसी की, इसको भी जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टॉपिक को इजी करने के लिए कई पॉइंट्स जो हैं आपको समझाए हैं बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं यहाँ से अपन जो है नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों सबसे पहले कॉपी बंद कर दो आप अपनी और एक ईजी मोड में रहो। साथियों बेसिकली आईटीसी क्या है उसको हम समझते हैं पहले, उसके बाद ही जो है अपन आगे नोट डाउन करेंगे। साथियों बेसिकली आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टेक्निकल टर्म जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। बेसिकली क्या है कि एक बच्चा था, ये वैसे मानते हैं कि एक बच्चा था जो नटखट था और इसको हैबिट थी शक्कर खाने की, मुंह मीठा करने की। बार बार जो है किचन में जावे, डब्बा खोले और शक्कर जो है मुंह में डाल ले। अल्टीमेटली उसके दांत में जो है लगना शुरू के कीड़े। उसकी माँ जो है परेशान हो गई, अरे भाई ये बच्चा जो है मानता ही नहीं है, शक्कर खाता है। इसको समझाया, प्यार से वो समझाया, वो नहीं माना। अल्टीमेटली उसको जो है बंद कर दिया बाथरूम में, तब भी जो है वो नहीं माना। उसको हकीम, वैद्य, डॉक्टर सबके पास उसकी मान लग गई कि भाई इसका इलाज होना चाहिए, पर उसका कोई भी इलाज जो है उससे नहीं हो पाया। थक हार के जो है माँ परेशान हो गई। किसी ने कहा कि भाई कोई व्यक्ति है जिनका नाम है महात्मा, उनके पास मैं ले जाओ और अल्टीमेटली वो इसका इलाज जो है कर सकते हैं और अल्टीमेटली इसको ठीक कर सकते हैं। वो गई तो बोले अगले हफ्ते आना, फिर गई बोले अगले हफ्ते आना, फिर गई बोले अगले हफ्ते आना। ऐसा करते करते तारीख पे तारीख पड़ती गई, शक्कर नहीं छूटी जस्सा। क्लियर है बात ये। जस्ट वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, जस्ट टू रिलैक्स यू, ताकि आप चीज़ों को इजीली जो है समझ सकें। साथियों बेसिकली जो वो शक्कर खा रहा ना बच्चा, वो शक्कर नहीं है, वो आईटीसी है। क्लियर है, क्योंकि शक्कर खाना गुनाह नहीं है, शक्कर खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करना। क्लियर है बात ये। और अल्टीमेटली शक्कर कंज्यूम करना एक्सेस में, क्लियर है, एक बड़ी बीमारी को जो है चुनौती दे सकता है। तो उसी तरीके से अगर हम आईटीसी क्लेम ले रहे हैं, अगर हम सावधान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सावधान नहीं है, लापरवाह है, तो ये एक बड़ी समस्या बन सकता है जीएसटी एक्ट के अंदर। क्लियर है, जैसा इस कंसर्न इंस्टीट्यूशन के लिए या कंपनी के लिए बने, जो हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। तो साथियों अल्टीमेटली महात्मा ने जो है अपॉइंटमेंट दिया 3 महीने बाद का। वो लेडी गई, बच्चे को दिखाया और उन्होंने जो है बच्चे को ट्रीटमेंट दिया। सब कुछ ठीक भी हो गया बच्चा। तो उस माताजी ने कहा उस महात्मा को, भाई सर आपने इलाज दिया, बढ़िया दिया, तो ये इलाज 3 महीने पहले कर लेते हैं, दिक्कत नहीं पड़ती। तो बोले बहन जी मैं भी शिकार था मीठा खाने का और शक्कर खाने का, 2 अलग अलग बातें हैं, मीठा खाना और शक्कर खाना। क्लियर है बात ये। तो खैर जो भी है, एक इजी वे में जो है समझाने का मैंने आपको प्रयास किया एग्जाम्पल के जरिए। तो साथियों बेसिकली जो शक्कर है मैंने आपको बताया वापस से, ये आईटीसी है, और जो खा रहा है बच्चा वो आप, और जिसने आपकी हैबिट डाली है वो आपका जो है एक नालायक सलाहकार है, जो आपको ये गाइड कर रहा है कि आईटीसी क्लेम लेते रहो, फ़ायदा आपको होगा ही होगा। और अल्टीमेटली आपका एक अच्छा सलाहकार या आपका एक अच्छा सीए उस महात्मा की तरह है, जो पहले खुद अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा है और बाद में आप पर काम कर रहा है, ताकि आप ऐसी गंदी बीमारी में नहीं पड़ो। क्योंकि हमें जो भी क्लेम लेने होते हैं उसका जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है, इंक्वायरी आ गई, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता।
साथियों आईटीसी को और समझना इजी वे में समझना चाहते हो ना, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। क्लास जो है अपनी रहेगी मात्र 12-13 मिनट की, तो इसलिए अभी अपने को पड़ोसों को नहीं देखना, मानता हूँ सर्दी है, पर अभी कॉपी खोल के रखो, हाथ में पेन और पेंसिल लेके रखो, जो कुछ बताऊंगा उसको फिर अपन जो है नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों बेसिकली एक विदेशी टट्टू था, ठीक है, उसका नाम था गधा प्रसाद। उसकी एक हैबिट थी मंत्र बोलने की कि जीएसटी मंजे गब्बर सिंह टैक्स बोलता रहता था। तो अल्टीमेटली उसकी माँ ने कहा भाई तेरी जो दुकान है वो बंद कर चुका है एक बड़ा शूरवीर, तो एक काम कर दुकान खोल ले परचूने की। दुकान खोल ले परचूने की, वो भी चली नहीं उससे। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो भी वो बेचता उस पर कुछ ना कुछ टैक्स जो है इसको देना पड़ रहा था, जबकि इच्छा क्या थी उसकी टैक्स नहीं देने की। उसका कहना ये था उसकी माँ से कि माँ विदेश में टैक्स लगता नहीं है तो इंडिया में हम क्यों टैक्स देवें, क्लियर है बात ये। और अल्टीमेटली उसकी माँ ने कहा बेटा ये टैक्स नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो वही उसको रटाई में आ गया, गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, दिन भर बोलता रहता, लोगों को भ्रमित करता रहता और जगह जगह जाके लोगों को बोलता कि भाई ये गड़बड़ चीज़ है, ये तो होना चाहिए नहीं था। पर खैर जो भी है उसकी अपनी सोच है। बट उसने क्या करा कि अल्टीमेटली एक सलाहकार से जो है कंसल्ट किया इस बारे में कि भाई मैं करूं क्या, टैक्स बचाऊं कैसे। सलाहकार ने कहा भाई समझाना बहुत भारी काम है आपको गधा प्रसाद जी, आप एक काम करो ये तोता ले जाओ उसको घिसो। तो बोले इससे क्या होगा, तोता बड़ा हो जाएगा। बोले नहीं बड़ा कुछ नहीं होगा, आप घिसना बस, आप जाओ पधारो। वो जो है तोते को लिया, पर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो समस्या ऐसी थी कि कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि समस्या थी पागलपने की। पर समाधान करने के लिए जो वो तोता लेकर आया था उसको उसने घिसा, घिसने जिन बाहर आ गया। तो जिन ने कहा भाई मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो बोले मुझे भाई तू इंसान बना दे। बोले वो तो पॉसिबल नहीं गधा प्रसाद जी मेरे लिए। तो बोले और कुछ बताऊँ। तो बोले जीएसटी का समाधान निकाल दे। तो बोलो भाई प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि भाई मैं मर्केंटाइज या माल या आर्टिकल जो बेचता हूँ उस पर कुछ अमाउंट मुझे टैक्स का लगाना पड़ता है, और वो टैक्स जो है जमा होता है गवर्नमेंट के पास में। ग्राहक में ढूंढूँ, सुबह शाम मेहनत में करूँ और अल्टीमेटली टैक्स जो है देना पड़े गवर्नमेंट को, वो मैं देना नहीं चाहता हूँ। तो बोले बेटा तेरा जीएसटी का नेचर क्या है। तो बोले साहब रेगुलर। बोले तो चेक करा दे भैया, तेरा भरोसा नहीं है तो वैसे गधा प्रसाद है। नहीं बोले यहाँ तो मैंने जो है बेवकूफ़ी नहीं करी है और यहाँ मैंने रखी पूरी ईमानदारी। मुझे मालूम है भाई अगर मैं सैलरी पर्सन होता या मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता या मैं कंपोजिशन में होता तो मुझे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता। क्लियर है बात ये। तो यहाँ तो गधा प्रसाद जी ने कमाल ही कर देता। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा लाओ भाई हम चेक करते हैं जी आपके पास क्या क्या है जिससे आपको फ़ायदा जो है मिल सकता है। तो उसका जो है अकाउंट चेक करा कंसर्न जिन ने। तो जिन ने पाया कि ऑलरेडी उसके पास इनपुट्स हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा भाई अगर आपको टैक्स बचाना है तो हम कुछ गणनाएं करेंगे जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा, ये मैं समझाऊंगा एक बार ही। अगर गधा प्रसाद जी अब में अगर नॉलेज थोड़ी सी भी होगी तो आप समझ जाओगे, और अगर नहीं हुई तो रहोगे आप गधा प्रसाद है गधा प्रसादी। तो क्या समझाया जिन ने गधा प्रसाद को, ये अपन समझते हैं। उसने कहा देख भाई अगर कोई मर्केंटाइज है, ठीक है जी, अगर वो 10,000 रुपये का है तो उस पर अगर हम टैक्स लगाते हैं 18% जीएसटी, तो जीएसटी के हिसाब से और मर्केंटाइज की जो वैल्यू है उसके हिसाब से टोटल वैल्यू क्या हो गई 10,000 प्लस 1,800 रुपये, टोटल कितना हो गया 11,800 रुपये। लिख लो फटाफट इसको, अब यहाँ पर अपने को चूकना नहीं है, लिख लो 11,800 रुपये। क्लियर हो गया। तो 1,800 रुपये क्या है, ये जीएसटी का अमाउंट है। क्लियर हो गया आपको। अब 10,000 रुपये जो है उसमें प्रॉफिट भी है और अल्टीमेटली मर्केंटाइज का बेस वैल्यू भी है। अब टेक्निकली क्या है कि 1,800 रुपये नहीं देने गधा प्रसाद को गवर्नमेंट को, तो ऑलरेडी इसके पास इनपुट है जो जिनने चेक भी कर लिया, तो 900 रुपये अपने पास वो विदहेल्ड कर सकता है। बट जो बात 900 रुपये की है जो जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जिनने इसको क्या आइडिया दिया कि भाई आप कोई ना कोई आर्टिकल खरीदो अपने बिजनेस यूज़ के लिए। अगर आप बिजनेस यूज़ के लिए खरीदोगे तो टेक्निकली आपको फ़ायदा मिल जाएगा आईटीसी का। तो उसकी एडवाइस पर ये माशे जो है फ़ोन लिया है 5-5.5 हज़ार रुपये का, तो उस पर करीबन टैक्स बना 900 रुपये का। तो वो टैक्स का इनपुट लेने के चक्कर में जो 900 रुपये गले में थे जो एक्स्ट्रा बचे हुए वो भी इन्होंने जो है रख लिया। और यही है आईटीसी का क्लेम, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, माया जाल है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। साथियों छोटी सी बात समझो, ये शक्कर शुरू में अच्छी लगती है, मुंह मीठा भी होता है, पर शक्कर अधिक खाने से या शक्कर खाने के बाद दांत साफ नहीं करने से आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ये समस्या वैसी है कि जैसे आपके गले में जो है पैसे आ गए जीएसटी के, आपने जमा नहीं कराए, मिसमैच होगा, मारे जाओगे। या इसके अलावा आप अधिक मात्रा में जो है आईटीसी क्लेम ले रहे हो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, तो मारे जाओगे। पर कहाँ मरोगे, कानूनन प्रोविज़न क्या है, धारा 74 जीएसटी एक्ट। क्लियर हो गया आपको, बहुत सिंपल सी बात है। तो साथियों अब हम आते हैं मेन कोर्स पे कि जो ये कंपनी है भाई, इस कंपनी से भी यही गलती हुई थी एज पर द ऑफिशियल्स कि इन्होंने 2,24,00,000 रुपए के आसपास के जो आईटीसी क्लेम थे उठा लिए। जस्टिफिकेशन था नहीं, जस्टिफिकेशन सिर्फ यही था कि जो रॉ मटेरियल है परचेज किया और उसके अगेंस्ट में हमने इनपुट जो है ले लिए। इसके अलावा ये भी आरोप था कि आपने ई वे बिल जो है
करीबन 115, उसको भी जो है कैंसिल कर दिया। आपसे पूछा कारण बताइए, आपने कहा जी कारण है, बट वो कारण जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं थे। तो ऐसे कारण जो रीजनेबल हो, जस्टिफाइड बाय लॉ हो, उनको ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये मानते हैं ऑफिसर्स ऑफ जीएसटी। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके प्रेमाइसेस में भी आ सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, पावर है उनके पास में। तो उस सिनेरियो में घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन या डाटा होना चाहिए। डाटा नहीं है तो मारे जाओगे। सबसे पहले हमें काम करना है इनकम टैक्स के हिसाब से, फिर काम करना है जीएसटी के हिसाब से। दिमाग में सेटल कर लो ये। अगर जो ग्राहक आपके पास में आ रहा है, जो पेमेंट आपको दे रहा है, उस पर कितना टैक्स बन रहा है और उसका क्या क्या अकाउंटिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो महामूर्खता आप लोग कर रहे हो। आप एक एक अकाउंट को जो है बनाते हुए चलो। एक बात जो है आप समझ लो, इस केस में जो नोटिस इनको आया उसका रिप्लाई फाइल कर दिया, उसके बाद वापस से अमाउंट को जो है एनहेंस किया गया। पहले अमाउंट था 2,24,00,000 रुपए, अब हो गया अमाउंट 2,43,00,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद वापस से नोटिस आया, फिर अप्लाई फाइल कर दिया। अल्टीमेटली हमको सुनवाई का अवसर दिया, बट सब अवसर खत्म हो जाने के बाद अल्टीमेटली अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है अथॉरिटी के पास में कि ऑर्डर प्रोनाउंस कर दो। और ऑर्डर के अनुसार जो टोटल अमाउंट था जो रिकवर होना था वो था करीबन 37,31,000 रुपये। इन्होंने इस ऑर्डर को जो है चैलेंज कर दिया। हालांकि रेमेडी अलग तरीके से थी, रेमेडी अल्टरनेटिव भी थी, बट इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने इस पिटिशन को एंटरटेन किया सिर्फ इस ग्राउंड पे कि यहाँ पर वायलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस का। कोर्ट का ये मानना था या ऑब्जर्वेशन ये था कि जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, ये फंडामेंटल राइट है, कोई भीख नहीं है। और ये प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करने के लिए ना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अभी तो जुडिशियल अथॉरिटी, अभी तो टैक्स अथॉरिटी भी जो है बाउंड है। और उन्होंने जो है रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिस कारण से ये माना गया कि चूंकि इन्फ्रिंगमेंट हुआ है आर्टिकल 21 का, जिस कारण से ये रेट जो है मेंटेनेबल है। जजमेंट नंबर 1 जो यहाँ पर रिलाई किया गया वो था स्टेट ऑफ केरला बनाम केटी 1977 वॉल्यूम 2 SCC पेज 777, इजी गोइंग है। दूसरा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाम KS गांधी 1991 वॉल्यूम 2 SCC पेज 716। जजमेंट नंबर 3 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजेश अग्रवाल 2023 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 1। प्रिंसिपल क्या है? द अथॉरिटीज बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब फॉलो में क्या क्या आता है ये भी आप देख लीजिए। हियरिंग द अपोजिट पार्टी, उसको सुनो। हालांकि देखो जब झगड़े होते हैं पति पत्नी के, अगर आप सुनोगे पत्नी के तो हमेशा मारे जाओगे, क्लियर है? तो वहाँ तो हम अवॉइड कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस को, बट जो भी केस तय करती है अथॉरिटी उनको सुनना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को। दूसरा है कि जो भी पॉइंट बता रहे हैं उन्हें कंसीडर करो। तीसरा है कि ऑर्डर पास करो रीजन। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स योर एक्शन इज आर्बिट्री। इनका कहना था कि जो भी ऑर्डर है सर वो टोटली कट कॉपी पेस्ट है। शोकोज आया, जो कंटेंट थे उसको कट किया या कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। और ऐसे कई लोग हैं जो करते हैं कट कॉपी पेस्ट, उनको हिदायत है कि वो ना करें, क्योंकि इसमें एरर तो आते ही आते हैं। क्योंकि कॉमा, खड़ी पाई, जो भी फुल स्टॉप होगा अगर छप गया ऐसा का ऐसा, दिक्कत तो वहाँ पर होनी होनी है। तो कट कॉपी पेस्ट की जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसको अवॉइड करें, जो कि ऐसा होता है और होता रहा है। बट जब ये फैक्ट स्क्रूटनी में आते हैं कोर्ट के या किसी हायर अथॉरिटी के, तो ऐसे सिनेरियो में ये एक गलत स्टेप हो सकता है ऑन द पॉइंट ऑफ सबऑर्डिनेट। और ऐसे सिनेरियो में ऐसे ऑर्डर जो वो पास करते हैं वो सेट असाइड भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या आर्गुमेंट था कि जो भी ऑर्डर है वो कट कॉपी पेस्ट पर जो है आधारित है, और जो भी अथॉरिटी है ऐसा करने के लिए सावधान रहें। कम से कम उनको रीजनेबली जो है एक्ट अपॉन करना है, सारे फैक्ट्स को देखना है, सर्कमस्टेंसेस को देखना है, और जो भी पॉइंट है कानून का उसको देखते हुए जो है फैसला करना। अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर गोइंग टू प्ले विद द राइट्स ऑफ द कंसर्न पार्टी, बिकॉज वी आर हियर फॉर जस्टिस। और जस्टिस की संकल्पना यही है कि जो कुछ अगला फीड कर रहा है उसको आप सुनो, समझो, और सहमत नहीं हो रिजेक्ट तो कर दो, पर कारण भी लिखो। अगर कारण नहीं लिख रहे हो, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सिर्फ वो पैराग्राफ जो काम के आपके हैं, देन ऑर्डर इज एब्सेंट, आर्बिट्री एंड लायबल टू बी सेट असाइड। दूसरी बात है कि जो भी स्पष्टीकरण है रॉ मटेरियल के बारे में, अदर सिनेरियोस के बारे में दिए गए, एफिडेविट तक दिए गए, कंसीडर क्यों नहीं करा? कोई कारण नहीं था। तीसरी बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी नहीं गई है। सिंपल एससीएन दिया, जवाब आ गया, तय कर दिया। भाई वास्तविकता क्या है जानने का प्रयास तो करते हैं। अगर जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू follow the rule of law, and apart from that, whatever reasons you think fit to reject the petition, you are required to mention the same in the concerned order. अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर जो है अपसेट है। तो कोर्ट ने यहाँ पर एक ऑर्डर कर दिया कि आपका जो इम्प्यून ऑर्डर है इट इज लायबल टू बी सेट असाइड, और डायरेक्शन दे दी है कंसर्न अथॉरिटी को कि सुनो और दोबारा जो है ऑर्डर यहाँ पर पास करो। क्लियर है? तो साथियों, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उस कॉन्टेक्स्ट में और जो हमने केस स्टडी करा उस कॉन्टेक्स्ट में हम 5 बातें जो है कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, द अथॉरिटीज
are bound to follow the rule of natural justice which is part and parcel of article 21 of constitution of India। दूसरी बात है नोटिस देते हैं रिप्लाई जरूर करो। तीसरी बात जो रिप्लाई कर रहे हो इट शुड बी रीजनेबल सपोर्टेड बाय रीजंस, नहीं होगा तो आप मारे जाओगे। चौथी बात है कि आईटीसी क्लेम आप लो पर इसको रूटीन में मत लो, रूटीन में लोगे जस्टिफिकेशन नहीं है तो दिक्कतें आपके लिए हो जाएंगी। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में अगर आपका मटेरियल कंसीडर नहीं हुआ, आपके फैक्ट्स कंसीडर नहीं हुए, ऑर्डर अनरीजन्ड है, देन डेफिनेटली वी आर हैविंग द रेमेडी टू चैलेंज द सेम एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ। तो चीज़ बहुत छोटी है, अगर फॉलो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो वहाँ पर हम मारे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के कॉन्टेंट में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा रिगार्डिंग द जीएसटी एंड रिगार्डिंग द अदर पर्सपेक्टिव विच आर कनेक्टेड विद जीएसटी। क्लियर है? तो साथियों जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी एनर्जेटिक and stay tuned with Sony Arena Law Lectures List. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.